नीरव सर की वैसे काफी फैन फॉलोइंग है, आई नो। अरे बाप रे, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं नहीं नहीं, है, ऐसा मत बोलिए आप। बहुत 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 फैन फॉलोइंग है आपकी। बहुत लोग जानना चाहते हैं बिल्कुल। आपके बारे में, इसीलिए मुझे ये सेशन करना पड़ा कि चलो एटलीस्ट एक अच्छा सेशन करते हैं जिसमें लोगों को पता चले कि आप एक्चुअली हो क्या, करते क्या हो, कहाँ से आए हो। बिकॉज यू आर जस्ट अ मिस्ट्री फॉर मेनी ऑफ अस। तो नीरव अरे, आपकी। आपने 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 जितनी हाइप बढ़ा दी है मेरी अभी, ऐसा तो ऑलरेडी मुझे ना वो सदगुरु लेवल का ऐसा लग रहा है कि आंसर देना पड़ेगा इतना। इतनी हाइप मत बढ़ाओ, तो इतनी हाइप मत बढ़ाओ। मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही कॉमन इंसान हूँ। आम आदमी। आम आदमी से नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी हूँ। तो बहुत इतनी हाइप मत बढ़ाओ कि मुझे हाँ, आंसर देने में प्रॉब्लम हो जाए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप के आम आदमी हो आप, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आपका रहना खाना सब कुछ बहुत अलग है। तो आप अगर एक छोटा सा इंट्रो मेरी ऑडियंस को दे दो अपने बारे में, कि जस्ट अ शॉर्ट इंटरव्यू की, जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो कि आप है ना, आपके प्रोफेशन, आपका वर्क, आपका नाम, दीज थिंग्स। मेरा नाम नीरव सोनी है वैसे। कॉलेज में मेरा नाम समीर रखा था मैंने, पता नहीं क्यों, लेकिन कॉलेज टाइम से मैंने अपना नाम समीर कर दिया था, तो कॉलेज वाले साले सारे जो 8 साल के जो रिलेशन है वो सारे समीर नाम से जानते हैं मुझे। और मेडिकल में पढ़ाई की हुई है, डॉक्टर हूँ मैं। और उसके बाद योगा और जो ट्रैवलिंग का जो जर्नी शुरू हुआ उसके बाद अभी, उसके अलावा मैं क्या बताऊँ, अभी मैं आगे बताऊंगा सब बस। और ठीक मैं है। बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। अच्छा। राजस्थानी हूँ, मम्मी पापा राजस्थान से है, लेकिन मेरा जन्म गुजरात में हुआ और मैं बड़ा बहुत अलग अलग जगह पे रह के हुआ ऐसा। तो बस यही है बेसिक। ओके। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप घर से बाहर निकले, वो सब चीजें, समीर भाई। शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ था ऐसा कि वैसे मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो बचपन में मम्मी पापा का होता है ना कि हमेशा एक ड्रीम होता है कि बच्चा क्या बड़ा होके क्या बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा ऐसा। तो हमने बचपन से बस वही चीज सुनी थी कि बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा ऐसा। और पापा ने वो जो ड्रीम देखा था वो पूरा भी किया, मुझे भी डॉक्टर बनाया, मेरे छोटे भाई को भी डॉक्टर बनाया ऐसा। नाइस। तो शुरुआत, हाँ, तो शुरुआत से कुछ पता नहीं था ज्यादा, और उस टाइम पे प्लस सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो हम इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे हर चीज की तरह के ना, जैसे आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पे वीडियोस बना के मिलियंस में व्यू हाँ, कमा रहे हैं ऐसे करके। तो उस बहुत टाइम पे बहुत हमें कुछ एक्टिव, पता नहीं था, और हमें बहुत हमें टैलेंटेड। अगर अपनी, बहुत टैलेंटेड है, तो मुझे तो लगता है कि हम तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं थे, मतलब ऐसे मम्मी की गोद में जाके रोते थे। तो उस टाइम पे अगर हमें कुछ फ्यूचर का बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन मतलब क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या करना है, अगर ऐसा छोटा सा भी डिसीजन लेना है ना, तो मम्मी हमें हाथ पकड़ के सोसाइटी में अगर किसी का बच्चा पढ़ने में अच्छा है या किसी की फैमिली वेल एजुकेटेड है, तो उनके घर लेके जाती थी और बताती थी कि हमारे बेटे को क्या करना चाहिए। जैसे आज के जमाने में सब इतना इतना टैलेंटेड है, इतना सोशल मीडिया का इतना एक्टिवली यूज कर रहे हैं कि सबको पता है कि क्या करना है, अगर नहीं भी सबको पता है पता तो है। सोशल मीडिया यूज करते 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 आइडियाज आ जाते हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो ऐसे करके मेडिकल में एडमिशन ले लिया और बन गए डॉक्टर उसके बाद। और उसके बाद की जो जो जर्नी है, उसके बाद की जो जर्नी है वो, आई थिंक, कैसे शुरू करूं मैं, कहाँ से शुरू करूं मैं। अगर जब मैंने एडमिशन लिया, तो वो होता है ना कि एक, हाँ, अगर आपने कल भी एक चीज मुझे पूछी थी जो मैं आप पूछो उसके पहले मैं बता दूं, फ्रीडम। तो मैंने हाथ में, अपने हाथ में फ्रीडम का एक टैटू हाँ हाँ लगा हाँ। रखा है ऐसा करके। तो जब हम स्कूल में थे, तो स्कूल में वो साइंस, वो जो मैथ्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह, वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी ऐसा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि एक बार स्कूल कंप्लीट हो जाए तो फ्री हो जाएंगे लाइफ में से, यहाँ से सब फ्रीडम मिल जाएगी ऐसे करके ना, तो कॉलेज में चले जाएंगे, मजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज में आके ऐसे ऐसे गंदे टीचर्स मिले कुछ तो, और ऐसे ऐसे फेवरेटिज्म होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो मजा सा नहीं आता था, वो मजा ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में मजे करेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई मजे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में फिर सोचा कि यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, एक बार कॉलेज खत्म हो जाए किसी तरह से, तो उस टाइम पे भी इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद मेडिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब शुरू किया। जॉब के एक्सपीरियंस बहुत वाहियात रहे अब तक के मेरे, लेकिन जब जॉब शुरू किया तो मुझे लगा कि ओके, फाइनली ये सारा असाइनमेंट और ये सारी चीजों से छुटकारा मिल गया, अभी फाइनली अब कुछ ऐसा करेंगे हम्म। जो हमें पसंद है। लेकिन रियलाइज हुआ कि अभी तो भाई बहुत गंदे से फंस गए आप तो। अभी तो आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से सोच भी नहीं सकते।
राइट। तो वो सारी चीजें हुई। इसके बाद मैंने सोचा चलो यहाँ से बाहर निकलते, तो मैंने एक आध साल जॉब किया अलग अलग जगह पे, ऑर्थोपेडिक में किया, स्किन स्पेशलिस्ट थे उनके साथ मैंने कुछ काम किया, फिर होम्योपैथी में प्रफुल्ल विजयकर जी का क्लिनिक था वहां पे अहमदाबाद में, वहां पे मैंने उनके साथ काम किया। ऐसे करके काफी अलग अलग जगह से मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर किया। उसके बाद मैंने सोचा ओके अभी किसी के अंडर काम नहीं करना, अभी खुद का अभी शुरू फुल करेंगे। फ्रीडम, अभी तो फुल हाँ फ्रीडम चाहिए। अभी कुछ भी हो जाए, कोई अभी वो माथाकूट नहीं चाहिए अभी, अभी जो करना है वो खुद का करेंगे। तो मैंने पेरेंट्स ने थोड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे डेफिनेटली, और मैंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर दिया। तो बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिया कि खुद का क्लिनिक शुरू कर लो ऐसे करके। तो मुझे तो मजा आया क्लिनिक में। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस इंडिफरेंस था, ऐसा कभी नहीं था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस से इंडिफरेंस था। मैंने होम्योपैथी पढ़ी है और मैं बहुत ही प्राउड हूँ होम्योपैथ कि मैं होम्योपैथ हूँ और मेरे पास इतना नॉलेज है होम्योपैथी का। क्योंकि होम्योपैथी ने मेरे बहुत सारी चीजें क्योर की है और मेरे अपने परिवार लोगों की भी ना होम्योपैथी ने बहुत मदद की है। तो मैं होम्योपैथी का बहुत थैंकफुल हूँ। और ऐसा नहीं था कि मुझे होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी थी, लेकिन वो जो डॉक्टर का जो टैग था उसके साथ में जो जो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नई नई प्रेशर वगैरह जो साथ में जो आ रहा था ना, वो कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ऐसा मुझे लगा ओके एसी में बैठना है, बड़ी वाली चेयर पे बैठना है, मजे करने हैं, लोग सर सर करेंगे, सलामी ठोकेंगे, आराम से आएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, कितना मजा आएगा ना। मैंने बोला तो शुरुआत के कुछ दिनों में मजा आया। भगवान की कृपा से पहले दिन से पेशेंट आने भी शुरू हो गए और रिजल्ट भी मिल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 6 महीने का जो टाइम निकला, वो 6 महीने में मुझे वो रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि सच्चाई भाई क्या साहब अब तो तू बहुत गंदा फंसा है। अभी तो तू बहुत गंदा है। फंसा है। अभी तो मतलब अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है तुम्हारे फंसने की, ऐसा। और वो जो टाइम था, मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको क्लिनिक पे बैठना ही बैठना है। पेशेंट है नहीं है कोई लेना देना नहीं, आपको वहीं पे बैठना है, वही चेयर पे बैठना है। वही चेयर पे बैठे बैठे मेरा पेट निकल आया था, क्योंकि पूरा दिन बैठना है, इंसान क्या हाँ करेगा, राइट। और फिर मुश्किल से संडे का वेट करते थे कि संडे मिलेगा, तो संडे को भी पेशेंट के कॉल आते थे वगैरह, तो वो उस टाइम भी काम रहता था। और एक संडे मिलेगा तो उसमें आप खाओ पियोगे और मूवी देखोगे कि आप एक्सरसाइज करोगे, तो वो एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो 6 महीने तो मैंने ऐसे करके निकाल दिए। उसके बाद मैंने अपने आप को लोड देना शुरू किया कि अभी क्या अभी क्या अभी क्या करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी फैमिली को पहले पास में बहुत सारे शौक दे रखे थे। तो मैं सोचू अभी एक नया शौक तो नहीं दूंगा ऐसा क्लिनिक बंद करके, लेकिन फिर भी दिमाग वहीं पे जा रहा था कि क्लिनिक बंद कर दूं बंद कर दूं बंद कर दूं करके, पर आगे क्या करूंगा ऐसा। तो आगे क्या करूंगा वो तो पता नहीं था, लेकिन वो ये जवानी है दीवानी का वो डायलॉग दिमाग में आ रहा था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है करके। यस। तो वैसे मैं मूवी से इंस्पायर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो डायलॉग मेरे दिमाग में स्टक हो गया था कि ओके ऐसा कुछ तो है, तो अभी ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा। और मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं उसको फोन कर करके हमेशा बोलता रहता था कि यार मैं फंस गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और वो भी ऐसी थोड़ी फंसी हुई थी अपनी लाइफ में कहीं पे ऐसे करके। तो हम लोग अपने अपने दुखड़े रोते रहते थे एक दूसरे के साथ फोन कर करके कि ऐसे ऐसे करके ना। पर उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ स्टेप ले पाए। लेकिन मैंने फिर एक काम किया, मैंने बोला एक काम करता हूँ एक ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि कभी मैं घूमने नहीं निकला था ऐसे ज्यादा अकेले कहीं पे। मैंने बोला एक काम करता हूँ एक ब्रेक लेता हूँ। और एक डॉक्टर के लिए ब्रेक लेना मतलब अपने सारे पेशेंट को खो देना जैसा है, क्योंकि अगर करेक्ट। पेशेंट के पास इमरजेंसी है वो आपके पास आएगा, आप नहीं होंगे तो वेट नहीं करेगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और आपका पेशेंट वहां से चला करेक्ट। जाएगा। ठीक है। सही। तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो एक दुविधा थी कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा। पर फिर भी मैंने क्या किया, क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया और लिखा कि डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया ही चले गए हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा कि वो सोलो ट्रिप पे गए हैं तो कोई भी गाली देगा कि कैसा वियर्ड, डॉक्टर है। सब लोगों के लिए ही अजीब है कि डॉक्टर सोलो ट्रिप यस, पे क्यों जा रहे हैं। सोलो ट्रिप पे क्यों जा रहा है, और वो भी जा रहा है तो 1 महीने के लिए क्यों जा रहा है। मैंने बोला अभी मैंने इतने महीने तो काम कर लिया, 9-10 महीने तो मैंने क्लिनिक से एक छुट्टी नहीं ली। मैंने बोला अब तो मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि मैं जाके आऊँ, राइट। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया, सामान पैक किया और मैं वहां से दिल्ली गया। दिल्ली से एक फ्रेंड की बहन की शादी थी, वो अटेंड करने के लिए मैं अमृतसर गया। पहली बार अमृतसर गया था मैं, वहां पे इतना मजा आया। कुछ दिन अमृतसर में रुका, फिर वहां से पठानकोट होते हुए हिमाचल पहुंचा। फिर हिमाचल में घूमना शुरू किया, काफी काफी जगह पे गया मैं, काफी बहुत सारी जगह पे घूमा मैं। और जब हिमाचल में जो पहली बार जो पहाड़ वगैरह देखे और पहली बार इतना इतना सुंदर सा दृश्य देखा, तो ऐसा लगा ओके ऐसी ऐसी मतलब इस तरह की दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं थी और गुजरात में हमने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है जो हमने आज तक सिर्फ फोटो में देखा है करके।
सही बात है। तो ऐसा हुआ, मैं घूमते घूमते मैं कुछ 24वां दिन था, और मैं हिमाचल के एक नड्डी करके एक गांव में, जहां मैं अभी हूँ, अभी प्रेजेंटली अभी मैं जहाँ पे हूँ, अच्छा। तो मैं वहां पर पहुंचा। अभी मैं वहां पे पहुंचा, और रात को मैं पहुंचा लेट। उस टाइम पे टेम्परेचर था माइनस में, ओके, और हम गुजराती लोग 50 डिग्री में रहने वाले लोग यहाँ क्या टेम्परेचर में झेलेंगे, राइट। हमारे वहाँ ठंड भी ऐसी होती है ना कि शर्म आ जाए, यहाँ की गर्मी भी ऐसी नहीं होती, ऐसी मतलब उससे भी हाँ बदतर ठंड, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब समझो ना ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ठंड में कभी आऊंगा, यहाँ माइनस में टेम्परेचर में यहाँ पे आया, रात को कैसे तैसे करके सोया। हम्म मैंने बोला भाई सुबह उठते ही निकलना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत ऊपर है ये तो। हम्म। सुबह जैसे हुई, और जैसे मैं वहां से कमरे से बाहर निकला, और सनराइज। जैसे मैंने बर्फ देखी, इतनी सारी खूबसूरती देखी मैंने, हाँ। मैं मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ कि कहीं अलग दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा कुछ एक अलग सा ही फील था वो, मैं कभी भूल नहीं सकता उसको। और मैं चल रहा था, रास्ते पे वॉक कर रहा था, और मुझे एक डॉगी मिला, मैं डॉगी को फॉलो करा क्योंकि वो बहुत क्यूट डॉगी था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसका ऑनर वहां पे खड़ा था। उसके ऑनर ने मेरे को हाय हेलो किया, मैंने उनसे हाय हेलो किया, उन्होंने पूछा कहाँ से, बात किया ऐसे करके, उन्होंने बोला चलो आ घर पे आ जाओ चाय नाश्ते करने के लिए। तो मतलब अननोन हूँ मैं, कंप्लीट अननोन इंसान, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय पहाड़ों नाश्ते के पे लिए लोग मुझे बहुत फ्रेंडली पूछा। होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं पहाड़ों पे लोग। नहीं, ये भी आपका वहम है, ठीक है, तो ये वह, यस यस, लोग लोग हर जगह सेम है, हर जगह, लेकिन उसका जो रेशियो है वो ऊपर नीचे है और कुछ नहीं है। जहां पे इंसान को पैसे का लालच आ जाता है ना, वहां इंसान इंसान नहीं रहता है। तो वो हाँ हर जगह पे, अभी जितनी भी टूरिस्टिक प्लेसेस है, जितने भी आप पहाड़ों में भी जितने भी टूरिस्टिक प्लेसेस देखोगे, जहां पे पैसों का लालच आ गया, क्योंकि पैसे टूरिस्ट लोग लेके आ रहे हैं ना, वहां हाँ पे वो इंसान इंसान नहीं है, फिर उसकी उनके अंदर सिर्फ आंखों में से पैसे ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। हाँ, पर वो तो थैंकफुली वो इंसान अच्छे थे, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। और मैंने पता नहीं उनको ऐसा पूछा कि अंकल यहाँ पे कोई घर मिलेगा क्या रेंट पे करके, तो बोलते कि जरूर मिल जाएगा, हमारा खुद का ही घर है। मैंने हम्म बोला ओके क्या रेंट है, बोले इतना इतना रेंट है। मैंने बोला अंकल मैं आ रहा हूँ, पता नहीं ऐसा मैंने क्यों बोला, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने माइंड से कुछ एक एक कुछ भी सोच के नहीं आया था ऐसा कुछ भी, पर मैंने बोला कि ओके मैं आ रहा हूँ, आप इस घर को किसी को मत देना। फिर मैं हम्म। वहां से सीधा मैं फ्लाइट पकड़ी, और फिर मैं सीधा अपने क्लिनिक पे गया वहां पे, और दूसरे दिन जाके क्लिनिक पे बैठा। अभी दिमाग तो घुमा हुआ है पूरा कि करना क्या है, अभी अभी इतना घूम के आया 1 महीना, अभी बैठना पड़ेगा क्लिनिक पे आराम से ना, ऐसे करके। तो मैं बैठ रहा था, और दिमाग सिर्फ वहीं पे घूम रहा था मेरा कि क्या करूंगा। तो मेरा वो आया, दुकान का मालिक आया जहां पे मैं रेंट से क्लिनिक जो रखा हुआ था, तो वो बोलते कि कैसी रही ट्रिप ये वो, और पता नहीं मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं अगले महीने खाली कर रहा हूँ। तो हम्म। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगले महीने से अगर कर रहे हो तो आप अभी कर लो, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी किराएदार है जो ये दुकान ये पूरा प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। मैंने हम्म। बोला ओके ले लो। मैंने विद इन अ मिनट ये डिसीजन लिया कि मैं क्लिनिक बंद कर रहा हूँ। ऐसा मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने घर पे नहीं बताया, मैंने किसी से शेयर नहीं किया ये चीजें, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं 8 साल से रह रहा था, शाहरुख, उसको भी मैंने नहीं बताया। हम्म। और मैंने क्लिनिक बंद कर दिया, सारा सामान एक फ्रेंड के वहां पे सारा रखवा दिया, सब बंद कर दिया। अब से मैंने बोला अभी इतना बड़ा काम तो कर लिया, इतना बड़ा काम नहीं कांड कर लिया, अब बताना किसे है, मैंने बोला। तो मैंने जाके मैंने शाहरुख को फोन किया, मैंने बोला चलो खाने चलते हैं, एक चीज बतानी है करके। तो शाहरुख को डिनर पे लेके गया, वहां पे मैंने सारी चीजें उनको बताई कि भाई मैंने ना मैं हिमाचल जा रहा हूँ। बोले तो अभी तो जाके आया है, मैंने बोला हाँ अभी परमानेंटली जा रहा हूँ। तो वो ही शिफ्ट हो शॉक हो रहा गया, उसने एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला अगर तू मुझे ऐसा रिएक्शन देगा तो मेरे घर वाले मेरे को क्या रिएक्शन देंगे, मैंने बोला वो तो मेरे को मार देंगे, मैंने बोला। तो मैंने बोला ऐसा रिएक्शन देके मेरे को अभी से मत डरा, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ। और तो बोले क्या करेगा वहां पे, मैंने बोला कर लूंगा कुछ। और वो चीज है पता है, हम जब छोटे थे हम्म। तो हम कहीं गाड़ी में जा रहे होते थे, ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता सबका। हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे और अगर रास्ते कुछ ऐसे ऐसे होते थे, तो हम एक डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पाते थे, तो हमें लगता था रास्ता वहीं तक है। तो मैं सोचता था ओ ये भी गाड़ी इतनी स्पीड में चला रही, वहां रास्ता खत्म हो रहा है, अगर गिर जाएंगे तो ऐसा। फिर वहां पहुंचते थे, फिर पता चलता था कि ओके अभी रास्ता ऐसे और भी है, आगे। मतलब आगे जा रहे, राइट। हम्म। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ से एंड तक की जर्नी दिखाई दे, करेक्ट। लेकिन हमें जहां तक की दिखाई दे रहे वहां तक तो चलो, आगे वहां का तक फिर का तो और सबको मिल करना जाएगा, चाहिए। राइट। हाँ वहां तक तो अगर करते आगे का और देख लेंगे करके, ऐसा। तो मैंने बोला जा रहा हूँ, फिर मैंने अपना अगेन मैंने टिकट बुक कर लिया, सामान बुक कर लिया, जितना थोड़ा बहुत वहां मेरा घर का फर्नीचर वगैरह था वो सब ओएलएक्स पे डाल के स्वाहा कर लिया, और थोड़े बहुत जो पैसे आए वो मैंने सेव कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 महीने का ट्रिप करके आया था, सारा पैसा मैं उड़ा के आया था। हम्म। तो मेरे पास इतना ज्यादा सेविंग नहीं था, मेरे पास सिर्फ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपीज थे जेब में, सिर्फ 6,000 रुपीज। और उसमें मैं नई जगह पे शिफ्ट हो रहा था।
हम्म। और मैंने बोला अभी क्या करूंगा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला चलो जाने दो। मैं घर पे गया। पापा बोलते तू घर पे क्यों आ गया, क्योंकि मेरा क्लिनिक बड़ौदा में था और घर हम्म। अहमदाबाद में था। तो बोले अच्छा। तू घर पे क्यों आ गया। तो और वो भी बैग लेके, और मैंने पापा को बताया कि पापा मैं हिमाचल शिफ्ट हो रहा हूँ। तो और उसके बाद तो मतलब मैं ना अभी से रोंगटे खड़े हो रहे, वो सीन याद करके सिर्फ ऐसे करके। और घर में ना चीजें उड़ रही थी यहाँ से वहां, मुझे अभी भी याद है, यहाँ से चीजें फीक रही थी वहां से ऐसे करके। और पापा रो रहे थे। पापा रो रहे थे और मैंने बोला अभी क्या करूं, पापा तो इतना गंदे से रो रहे हैं, मम्मी एकदम एकदम ऐसे 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 शॉक में कि इतनी बड़ी चीज, क्योंकि हम जिस फैमिली से, हम जिस आपके आपके सोसाइटी में पेरेंट्स के बिलोंग लिए करते बहुत हैं। शॉकिंग था कि मतलब आप घर शॉकिंग, छोड़ के शिफ्ट हो रहे हो कहीं। बहुत बहुत। किसी के भी पेरेंट्स के लिए यस शॉकिंग यस। होगा। क्योंकि सबसे पहला शौक जो मैंने उनको दिया था, जिसके बारे में मैंने ज्यादा कभी बात नहीं की है, वो मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी, वो सबसे पहला शौक था। ओके, अच्छा। और वो जो शौक दिया मैंने, उसमें से रिकवर करते करते सालों लग गए। उसमें से रिकवर करते, क्योंकि हम राजस्थानी फैमिली है, चाहे मैं गुजरात में पैदा हुआ, राजस्थानी फैमिली है, तो राजस्थान में हमारे वहां पे एंगेजमेंट होती है, मतलब उसके बाद शादी होती है, टूटती नहीं होती है है। वहां पे। और वहां पे जब तोड़ा तो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। फिर लोगों ने बहुत गंदी गंदी बातें फैलाना शुरू करी, ये वो सारी चीजें। और उसके बाद मम्मी पापा डिप्रेशन में, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन मम्मी पापा फिर भी उस सोसाइटी में रहते, उनका दिमाग वहां चलता है जहाँ पे मतलब आसपास के लोग क्या बात करेंगे, राइट, उसके एग्जैक्टली। आगे वो नहीं सोच पाते। तो वो पहला शौक था। ये दूसरा शौक था कि ओके क्लिनिक किया, पापा इतने प्राउड फील कर रहे थे, ऐसे कॉलर ऐसा खड़े करके मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा तो क्लिनिक बन चलाता गए। है, उसका हाई फाई क्लिनिक है, उसका ये स्टैंडर्ड है, ये है वो है ना। प्लस मेरे सारे फॉर्मल कपड़े, मेरे फोटो वोटो, तो ऐसे रिश्ते भी बहुत आते थे ऐसे करके कि लड़का अच्छा है, ये है वो है करके, क्योंकि डॉक्टर, अभी मेरे को पता नहीं मेरा, लेकिन डॉक्टर का नाम आ गया तो रिश्ते भी आना शुरू हो गए। तो वो एक सीन था। मेरा भाई कुछ बोल नहीं रहा है, मेरी मम्मी वहां पे चुप बैठी है, मेरे पापा अंदर जाके एकदम रो, मेरे पापा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं रोते हुए देख रहा था। मेरी रात को 3 बजे फ्लाइट थी। मैंने बोला भाई साहब रात को दरवाजा बंद तो नहीं कर देंगे ये लोग अंदर से कि जाने ना दे। फिर मैंने बोला जाना तो है तो फिर वहां से निकला मैं। आप सुबह डिसीजन किसी ने ले बाइक में चुके बोला, थे कि मतलब आप डिसीजन ले चुके ले थे, ये तो चुका था, करना ही है अब चाहे कुछ भी हो। करना ही है। मैंने बोला हाँ करना ही है, एक बार पीछे तो नहीं देखना। मैंने जो भी चीजें शुरू की, मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की है, और मुझे ये भी पता था कि ये चीजें परमानेंट लास्ट नहीं करने वाली है, पर वो करनी है तो करनी है। मैंने जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने ट्यूशन क्लासेस भी शुरू किए थे कि पार्ट टाइम थोड़ा सा इनकम जनरेट हो। मैंने डांस क्लास भी शुरू किए थे छोटे बच्चों के, वो भी मैंने किया 1 साल। उसके बाद मैंने अपना कैफे शुरू किया था सेविंग करके काफी ब्यूटीफुली, तो वहां पे मैं कुक करता था, मैं सर्व करता था, बहुत बहुत काफी चीजें की। मुझे पता था कि ये सारी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन वो करनी थी मुझे, एक्सपीरियंस करना था, या फिर टेम्पररी जो भी सही लगता था मैं कर रहा था ऐसा करके। तो मैंने कभी ऐसे पीछे नहीं देखा, तो मैंने बोला जाना तो है। तो मैंने वहां से फिर फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली गया, वहां से वॉल्वो पकड़ी, हिमाचल आया। हिमाचल पहुंचा, कातिल ठंडी, मार देने वाली ठंडी। और जहां देखो वहां बर्फ पड़ी हुई है। किसी को नहीं जानता हूं मैं, एक एक सिंगल आदमी को भी मैं यहाँ पे नहीं जानता था, और यहाँ पे मैं आया। थैंकफुली जो मेरी लैंडलॉर्ड है वो बहुत प्यारी है, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो पहले 1 महीना तो मेरा ऐसे ही निकल गया, मेरा तो खर्चा पानी भी ऐसे ही जा रहा था। आंटी को पता था कि मेरे पास कितने सेविंग है, वो बहुत अच्छी लेडी है, मतलब बहुत हेल्प किया उन्होंने, क्या कितने पैसे हैं मेरे पास उनको सब पता था। तो ऊपर से मेरे को रेंट का भी मना करते थे कि तू रेंट भी मत दे। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है, मैं रेंट तो दूंगा, पर वो खाना मुझे देते थे। तो मुझे वो खाना देते थे, रोटी सब्जी देते थे, सब कुछ चीजें मेरे को ऐसा प्रोवाइड करते थे। प्लस मेरे को पकड़ पकड़ के मेरे को आसपास की स्कूल्स वगैरह लेके चलते थे कि ये लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत प्यारा है, और उसको आप रख लो अपनी स्कूल में, वो योगा सिखाएगा, और वो अगर जरूरत पड़ी तो वो ट्रीटमेंट भी करेगा, ऐसा वैसा करके। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे शुरुआत में बहुत सपोर्ट वगैरह किया। और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा रह गया। उसके बाद एक टाइम आया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, खाली खाली हो गया था। मतलब क्या करूंगा आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लस हिमाचल में स्कोप्स इतने नहीं है, मतलब देखिए टूरिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। टूरिज्म भी आप वहां पे शुरू कर सकते हो जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो, सपोर्ट हो। मेरा तो सपोर्ट नहीं था, ना फ्रेंड्स से ना कुछ था, तो क्या करना। उसके बाद एक यूरोपियन फ्रेंड, एक एक लड़का था, तो उनको काउच सर्फिंग से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वो मेरे वहां पे रहने के लिए आए थे, तो वो 7 दिन मेरे वहां रुके थे। तो उनको मैंने आसपास का गांव दिखाया, जो मैंने 1.5 महीने में एक्सप्लोर कर लिया था, वो दिखाया। तो वो सब दिखा, मेरे पास रहे वो। उनकी तबीयत भी बीच में बहुत गंदी हो गई थी ठंड की वजह से, तो मैंने अपनी होम्योपैथी मेडिसिन जो मेरे साथ कैरी था, मैंने उनसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह की, वो ठीक हो गए। और जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया,
और लिफाफा मतलब एक ऐसे करके तो कवर दिया और बोला कि मेरे जाने के बाद खोलना। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा उन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा होगा, समथिंग ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था, पर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि इसको मैं खोलूंगा तो उसके अंदर से 10,000 रुपये निकलेंगे। ओ तो वाह। जैसे वो गए, हाँ वो जैसे गए, मैंने उसमें से 10,000 रुपये निकले, मैंने उनको तुरंत मैसेज किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने क्यों दिए? बोले 10,000 रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं यूरोप जा रहा हूँ वापस, वहां जाके मैं ऐसे करके कमा लूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हें बहुत जरूरत है इन पैसों की। तो मैंने वो पैसे रखे। फिर और भी बहुत सारे अप डाउन बहुत सारे हुए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपया बचा था। जस्ट मिनट, कोई नॉक कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपया बचा था। मैंने बोला अभी इसमें से क्या करना है। ओके, ये आंटी है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। आंटी नमस्ते नमस्ते बोलो। आंटी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। ठीक ओके, हो? ठीक हो? आंटी आपको 50 लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक साथ। बहुत हाँ, 50 लोग, ओके आंटी, 50 कुछ लोग। बोलेंगे नहीं? वाह। नहीं, आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में बात हो रही है। क्या हुआ? मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको एक खत्म करने के बाद बताऊँ, आप देख लो, कुकर कुकर खोल लो, आप खुद ही देख लो, ठीक है? ओके, तो एक टाइम ऐसा आया तो मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये बचे थे। मैंने कहा अभी इसमें से करना क्या है, 1,000 रुपये में क्या करूंगा मैं? अगर कुछ नहीं हुआ तो मुंह उल्टा करके उल्टे पैर वापस घर जाना पड़ेगा, पैसे भी घर वालों से मांगने पड़ेंगे। फिर मैंने वो 1,000 रुपये में कुछ थोड़ा सामान खरीदा, चॉकलेट बनाने का। पता नहीं ओ। क्या दिमाग में आया उस टाइम पे फिर से, और मैंने चॉकलेट बनाने का सामान लिया। फिर मैंने चॉकलेट्स बनाना शुरू किया। तो मुझे याद है मैंने प्लांट बेस्ड चॉकलेट बनाई थी, विदाउट मिल्क, ओके, मिल्क फ्री। तो मैंने सिर्फ छह चॉकलेट बार बनाया था, 6 चॉकलेट बार। और मैंने उनको अच्छे से, मैंने बाजू में बच्चों को बोला कि तुम्हारा वो पेपर है क्या कुछ अच्छा रैप करने वाला, तो उनसे मैंने पेपर लिया, फिर उसको रैप किया। फिर मैंने धागा बांधा उनका, उसके बाद उस पे फ्लावर लगाए, ऐसे करके कुछ हैंड पेंट किया मैंने कुछ थोड़ा सा। और ऐसे करके उसका एक फोटो लेके मैंने फेसबुक पे डाला, क्योंकि बहुत सारे वीगन कम्युनिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया वो फोटो, अट्रैक्टिव लगा। तो सबने ऑर्डर कर लिया, चॉकलेट्स ऑर्डर कर लिया। तो मैंने बोला अच्छा है, मैंने बोला पैसे आ गए, मैंने बोला। तो मैंने चॉकलेट जो बेची तो इतना डिमांड आने लग गया कि मेरा चॉकलेट का बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद। तो मैंने फिर वो चॉकलेट बेचना शुरू कर दिया, और उस दौरान मैं ऑलरेडी योगा करता था। उसके पहले भी मैं योगा करता था, इवन मैंने क्लिनिक शुरू किया उसके पहले भी करता था, लेकिन वो चैनलाइज वे में नहीं था प्रॉपरली। तो मैंने वो चॉकलेट का बिजनेस शुरू कर दिया, और आसपास के कैफेज में, आसपास के जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन जितने भी है, वहां पे मेरी चॉकलेट सेल होने लगी, ऑनलाइन सेल होने लगी, बड़ा अच्छा खासा बिजनेस बढ़ गया। तो नाइस। पर वहां पे भी दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि ये परमानेंट नहीं है, ये अभी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है मेरी जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परमानेंट, वो जो मैंने जो पर्पस सेट किया था वो नहीं है मेरा। हाँ। तो मैंने पहले वो किया, उसके बाद मैंने कंबूचा सेल करना शुरू किया। कंबूचा इज अ फर्मेंटेड टी। चाय को 25 दिन तक हम उसको फर्मेंट करते हैं, उसके बाद 25-30 दिन के बाद वो ड्रिंक बनता है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक होता है। उसके बाद मैंने आलमंड बटर, पीनट बटर और ये सारी चीजें बनाना शुरू किया। उसके बाद यहाँ लोकली कुछ फ्लावर्स ग्रो करते हैं, लोकली वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उसको मैंने कलेक्ट करके ड्राई करके ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। ऐसे करके कुछ गुजराती दिमाग दौड़ाया और ऐसे करके कुछ थोड़ा मोड़ा बिजनेस सेट किया। और वाह। लोगों को लगता था ये क्या कर रहा है करके, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैं एटलीस्ट, मेरा पर्पस था कि मुझे वहां पे उस टाइम पे यहाँ पे रहना था हाँ, उस टाइम पे, और क्योंकि मैं अभी आप इतना वो कर रहे थे जिसमें आपको मजा आ रहा था, तो अल्टीमेटली वो, मजा आ रहा था। हाँ, वो अच्छा ही था आपके लिए। अच्छा ही था। और वो चीज है ना कि घर में इतना ड्रामा करके निकले तो वापस तो जा नहीं सकते, तो कुछ भी करना पड़े। कुछ मैं तो तो इतना करना दिमाग में सेट करके निकला था, कुछ नहीं तो चाय पकौड़े बेचूंगा, लेकिन घर नहीं है, जाऊंगा नहीं जाना करके। है। तो उतना मैं प्रिपेयर होके आया था कि कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं अपने आप को प्रिपेयर करके निकला था कि ओके, कुछ भी तो ये तो करूंगा ही करूंगा करके। नाइस। फिर एक टाइम आया जिसमें मैंने पार्टनरशिप की। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने पार्टनरशिप की, और अगेन मैंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, और उसमें बड़ा नुकसान हो गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। और वो नुकसान के बाद विंटर सीजन शुरू हो गया फिर से। एक साल यहाँ कंप्लीट हो चुका था, विंटर सीजन फिर से शुरू हो गया, और विंटर में यहाँ जितने टूरिस्ट स्पॉट्स है, जितने भी कैफेज है जहाँ पे मेरी चॉकलेट सबसे ज्यादा सेल होती थी, वो सारे कैफेज बंद होने लग गए। मैंने बोला अब मैं कहाँ सेल करूंगा उसको, और विंटर में रहना भी मुश्किल हो रहा था, प्लस लॉस हो चुका था। और वो एक टाइम आया जब मुझे लगा कि अभी मुझे घर जाना पड़ेगा वापस। एक साल के बाद मैं वापस यहाँ से ट्रेन की टिकट ली, आया था फ्लाइट में, जा रहा हूँ ट्रेन में। और उसके बाद मैं घर पहुंचा। पहले 2 दिन तो मम्मी पापा ने बड़ा सहलाया प्यार से, ऐसे कि चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, घर आ गए ना, अब घर पे रहना करके, ऐसे करके। पर मुझे पता था कि आई एम सॉरी, ये तो कोई परमानेंटली नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ अभी ऐसा एक सहारा लेने के लिए, परमानेंटली नहीं आया हूँ।
5वें 6ठे दिन उनका वो एडवाइस आने लग गया कि ओके अभी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो फिर से। और मैंने बोला अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं 1 साल यहाँ पे इतना लोगों से इतना दूर, इतना पहाड़ों में रहा। उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और वापस जॉब करूँ, है ना। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर भी मेरे फ्रेंड शाहरुख ने और मेरे भाई ने, जैकी ने बहुत हेल्प किया। बोले भैया चलो हम रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं, आप जॉब शुरू करो। मेरी जॉब तुरंत दूसरे दिन ही जॉब लग गई थी। मैंने जॉब शुरू करी। इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि पेशेंट के साथ डील करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग ऊपर आपके ऊपर काम करते हैं उनका ईगो, इतना सुपर ईगो उनका हाई है कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनसे अच्छा कोई काम करे या उनसे ज्यादा किसी को रिस्पेक्ट मिले। तो वो और हर हॉस्पिटल की स्पेशली नहीं, लेकिन और स्पेशली जब आप ऐसे ऑलरेडी आप ऐसा एनवायरनमेंट ना जिसमें इतनी फ्रीडम थी वो आप फेस कर चुके, देख चुके हो, तो उसके बाद ऐसे एनवायरनमेंट में आना जहाँ इतना प्रेशर है, तो वो तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल की जितनी भी विंडोज थी वो सिर्फ पेशेंट के कमरे में पड़ती थी। तो अगर मुझे सांस लेना है तो मुझे जाना पड़ता था सबसे टॉप फ्लोर, कैफे होता था वहां सांस लेने के लिए, मतलब इतना घुटन सी हो जाती थी। तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ था, बड़े बड़े अच्छे स्टाफ थे। तो सबको, मासी का जो स्टाफ था और ब्रदर सिस्टर का जो स्टाफ था, सबको बहुत, उनको सबको पता था कि मेरा मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा करके। तो वो लोग इतना इंटरेस्ट शो करते थे। तो कभी कभी बैठे, सर बताओ ना, सर वहां पे क्या था, सर बताओ ना, ऐसे सर कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो हम्म। वो जो डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स है, उनको पसंद नहीं आता था कि हमारा स्टाफ उनसे चिपका रहा है, ऐसा करके। वो भी फ्री टाइम में, काम के टाइम पे नहीं। एक दिन हुआ ऐसा, 2 महीने जॉब किया मैंने, 2 महीने फिर से मैंने जैसे तैसे करके जॉब किया। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का ड्यूटी रहता था। तो उस टाइम पे हुआ ऐसा कि एक डॉक्टर था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बदतर इंसान था वो, मैं क्या बताऊँ आपको। तो वो बहुत प्रेशराइज करता था हमेशा हर चीज के लिए। तो मैं, हुआ ऐसा कि शाम को 5 बजे मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। मैं छत पे गया जहाँ पे कैफे था, और मैंने वहां पे जाके चाय ऑर्डर की और मैं चाय पीने लगा, और मुझे नीचे से कॉल आया, अभी के अभी नीचे आओ। मैंने बोला सर कुछ इमरजेंसी है क्या?" यस, अभी के अभी नीचे आओ। मैंने, सर चाय पी के आओ?" बोले नहीं, चाय छोड़ के आओ। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया साथ में, क्योंकि मैं सब काम कंप्लीट नीचे करके आया था। मैंने बोला क्या हो गया। फिर मैं जब नीचे गया, पूरा स्टाफ खड़ा है, पूरा स्टाफ खड़ा है, ब्रदर का, सिस्टर का, जो लोग रिसेप्शन पे थे, जो लोग मासी जो झाड़ू पोछा कर रहे थे, सारा स्टाफ खड़ा है। और उसके सामने वो डॉक्टर मेरे पे चिल्ला रहा है जोर जोर से कि चाय पीने के पैसे मिल रहे हैं, चाय पीने के लिए क्यों गए, ये वो करके, सिर्फ चाय की बात। ओके, तो मैंने बोला 5 मिनट का ब्रेक लिया है। मैंने कहा क्या ऐसे चिल्ला रहे हो। मैंने बोला सुबह 8 बजे से आया हूँ, रात को 10 बजे तक काम करना है, 5 5 मिनट का इंसान चाय का ब्रेक नहीं लेगा तो क्या लेगा। ऐसा, चाय के पैसे मिलते हैं आपको, चाय पीने के पैसे मिलते हैं। और वो बहुत ज्यादा उसने गंदे गंदे शब्द यूज किए। और मुझे ऐसा, मैं उस जोन में नहीं था कि मैं उनकी लेवल पे गिर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो वाला लेवल में छूट चुका था एक टाइम पे। मैंने बोला ओके, नमस्ते, हरिओम। मैंने वहां से फिर अलविदा किया। जितनी आई थी, जो छोटी मोटी सैलरी जो पहले मेरी बचत हुई थी, वो मैंने ली और मैं वहां से निकल गया। और मैंने बोला अब के बाद नहीं, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ नाउ। जब अब तक जो मैंने योगा को थोड़ा सा ग्रांटेड लिया था, अब तक जो मैंने योगा को थोड़ा सा ग्रांटेड इसीलिए लिया था कि आई थिंक राइट डायरेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उस, वो प्रॉपर उस रास्ते पे जाना फिर मैंने शुरू किया। मैंने सोचा अभी कुछ भी हो जाए, करना तो मुझे योगा ही है। पैसे ज्यादा कम जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन करना मुझे सिर्फ योगा है, क्योंकि यही एक कम्युनिटी है जहां पे मुझे इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी, इक्वली अप्रिसिएशन मिलेगा। और लोग जेलस, अगर जो रियल योगा में है, जो रियल प्रैक्टिशनर्स है, वो एटलीस्ट जेलस नहीं नहीं होंगे। करते। जैसे मेरे इतने सारे भाई बहन, इतने सारे योगा में लोग हैं, हम एक दूसरे का आसन देखते थे, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम जेलस नहीं होते कि ओ Appreciate। इसका बैक बेंडिंग कितना अच्छा, कैसे है, मेरा क्या नहीं। मतलब वो जो कम्युनिटी है वो इस तरह की कम्युनिटी है। और बाकी हर जगह, बाकी सारी जॉब में ऐसा नहीं होता है। कोई अगर आपसे 1 स्टेप भी अहेड होता है, आपको तुरंत पुल डाउन करने का मन करता है कि भाई खींचो इसको करके, राइट। अभी जैसे करेक्ट। मैंने लाइव का न्यूज बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त जो योगा में है, ऋषिकेश से, काफी काफी जगह से, उन लोगों ने इतना ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम लोग सुनेंगे, हम लोग ये है, एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लगा, हाँ, ये मैं वो करके। तो देख ये रही हूँ। इस आई तरह की मीन कम्युनिटी। इतने इतने सारे लोग अभी लाइव है, इतना मतलब मेरे किसी सेशन में इतने लोग लाइव आपका आए नहीं आपका थोड़ा सा, अभी कितने सारे लोग अभी लाइव है और कितने लोग आपको पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके बारे में, कि आपकी जर्नी क्या है एक्चुअली। बट यस, आई मीन आई अप्रिशिएट और हेड्स ऑफ टू यू कि आप इतनी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी आप टिके रहे। और इट्स लाइक कि आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, है ना? अभी भी आप, राइट नाउ यू आर इन हिमाचल, राइट?
ये नाइस। उस दिन जो मैंने जॉब छोड़ी थी, उस दिन मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैं सीधा साबरमती रिवर फ्रंट पे गया था, और एक्चुअली मैं बहुत रोया था उस दिन, क्योंकि मैंने बोला अब कहाँ, मतलब किसको बताए, किसको मुंह दिखाए करके ना, अभी क्या करे करके। और वहीं बैठ के मैंने सोचा था अभी चलो गोवा चलते हैं। क्यों चलते हैं वो नहीं पता, लेकिन गोवा तो मैं गोवा गया। काफी टाइम, 1 महीना में गोवा रहा वहां पे। फिर कर्नाटका गया, और वहां जाके मैंने शिवानंद आश्रम के लिए मैंने मेल किया, शिवानंद आश्रम के एक कोर्स के लिए मैंने मेल किया उनको। और मैंने जिस तरह से लिखा था उनका, दूसरे ही दिन उनका सुबह सुबह मैंने देखा कि उनका रिप्लाई पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे ऋषिकेश बुलाया। तो मैंने तुरंत फटाफट से मैंने फिर ऋषिकेश की टिकट बुक करी, और टिकट बुक करी, हाँ, दूसरे दिन मैं ऋषिकेश की टिकट बुक करी, और 1 जनवरी थी, ऐसा कुछ 31 दिसंबर कुछ था, न्यू नया साल का टाइम था, और मैं सीधा ऋषिकेश गया। वहां बहुत ठंड थी। 3 दिन तक बैक स्वामी जी ने मुझे आश्रम में बुलाया अलग अलग टाइम पे, वो देखने के लिए कि पंक्चुअल है कि नहीं है, आंसर दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, योगा क्यों करना चाहता है ना, बहुत सारी चीजें थी। और वो निःशुल्क था बिल्कुल, 1 रुपया भी वो लोग नहीं चार्ज करते थे, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती थी कि वो हर किसी को आश्रम में इनवाइट नहीं करते, मतलब एडमिशन नहीं देते। वो बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही चूजी, कुछ ही लोगों को वो क्या बोलते हैं, कोर्स करने के लिए परमिशन देते हैं, और कुछ ही लोगों को वो अलाउ करते हैं। तो 3 दिन तक बैक टू बैक उन्होंने मुझे बुलाया, एक एक घंटे का इंटरव्यू लिया, एक एक घंटे मुझे क्वेश्चन आंसर पूछे, इतने सारे, स्पिरिचुअलिटी पे, योगा पे, मेरी अपनी लाइफ पे, मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और तीसरे दिन उन्होंने मुझे लेटर दिया, कंफर्मेशन दिया। और मैं इतना खुश था, मैं गंगा किनारे गया, और गंगा किनारे जाके हमेशा, वैसे भी इंसान, मैंने इतना देखा है कि जिंदगी मुझे कहीं से भी फेंकती है ना। अभी अभी मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2-3 साल का, कि लाइफ में कहीं से भी वो कहते हैं ना कि मार पड़ती है ना, तो गिरता मैं सीधा ऋषिकेश में ही हूँ। ऐसा तो गंगा किनारे जाके वो सारा जितना भी अंदर, जितना भी वो दुख है, जितना भी जो भी है, वो सारा ही वो वनिश हो जाता है अपने आप ही। तो मैं वहां पे गया, मैं 1-2 घंटे तक बैठा, वो पता नहीं वो मेडिटेशन था क्या था, लेकिन मैं बहुत ही खोया हुआ था अपने आप में उस दिन। मैं इतना खुश था कि फाइनली मैं अभी आश्रम में जाऊंगा, आश्रम में योगा सीखूंगा। और फिर आश्रम का टाइम आया, मैं गया आश्रम में, और फिर उसके बाद आई थिंक सब चेंज हो गया। उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, उसके बाद पुराना वाला जो नीरव था वो ही पूरा गायब हो गया, क्योंकि मैं जो इमोशनल इंसान हुआ करता था बहुत ज्यादा, और बहुत बहुत डिफरेंट पर्सन था मैं, वो सारी चीजें गायब हो गई उसके बाद। और उसके बाद आश्रम में से रियल योगा जो होता है ना, कि योगा पहले करता था लेकिन हाँ। जैसे कि एक नदी है, तो नदी में से पानी बह रहा है, जब तक हम पानी को प्रॉपरली चैनलाइज करके के घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो नहीं पहुंचेगा, वो सीधा वो समंदर में जाके वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। राइट, हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, जब तक वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं करते हम चीजों को, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव वे में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसके बाद मुझे सबसे अच्छा मेरा दोस्त शुभम बना वहां पे। शुभम ने, वो ऑलरेडी चाइना में योगा टीचर था उस टाइम पे, उसके बाद और भी बहुत सारे योगा टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद स्वामी जी जो लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत गाइड किया, बहुत सारी चीजें सुनाई, बहुत सारा नॉलेज दिया। एक स्वामी जी थे, वो कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में देखा। उसके बाद उन्होंने संन्यास लेके वहां पे, स्वामी जी वहां पे रह रहे हैं अभी करके, उनसे उन्होंने, मैंने बहुत कुछ सीखा, जा जाके उनके पास बैठता था। फिर वहां से जो शुरुआत हुई, वो योगा की जर्नी जो मेरी वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद मुझे प्रॉपर समझ में आ गया था कि कैसे करना है। फिर मैंने बस उसको वो पकड़ के रखा, तो वो फिर चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। तो बस वो कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। और अभी वही गांव में जहां से मैंने शुरुआत की थी, अभी मैं वही गांव में हूँ। अगर हम रात को लाइव नहीं कर रहे होते तो मैं आपको गांव भी दिखाता आसपास का। तो अभी तो बस मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, और मैं रह रहा हूँ, मेरे पास अपने ये गॉड है, इतने से मैं भगवान को साथ में रखता हूँ। और हाँ। अभी मेरे पास 2 चूहे हैं, 2 चूहे भी है। हाँ, वो देखे लाइन मैंने। में आए हो, देखे थे आपने? हाँ, वो हाँ। अभी सो रहे हैं दोनों के दोनों। तो क्यूट। तो बस तो, तो आपने, अब यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने योगा की अभी बात की है कि योगा जैसे ही आपने ज्वाइन किया, और योगा ज्वाइन करने के बाद आप कंप्लीटली चेंज हो गए, मेजर आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आपके अंदर आए मेजरली, जो योगा की वजह से आए हैं? मेजर, ओके। सबसे पहला फिजिकल एस्पेक्ट मैं बताता हूँ कि मुझे बैक पेन का बहुत गंदा इश्यू था, बहुत ही गंदा इश्यू था। पहाड़ों में जब चलना होता था ना, तो मेरा चलना बहुत होता था, डेली 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर, तो कुछ भी नहीं था, इतना चलना होता था, क्योंकि मैं चॉकलेट बनाता था, फिर यहाँ से मैं सेल करने के लिए एक गांव जाता था, वहां से चल के दूसरे गांव, वहां से तीसरे गांव, चौथे गांव, ऐसे करके सब घूमते घुमाते लास्ट में मैं मैक्लोडगंज एक जगह पे आता था, वहां पे
बस का टाइम होता था शाम को 4 बजे, अगर 4 बजे आपने बस नहीं पकड़ी तो गए, फिर आपको चल के ही आना है। तो मेरा तो हमेशा लेट हो जाता था, तो मुझे वो कभी बस मिली ही नहीं मुझे, तो मुझे हमेशा चल के, तो डेली 15-20 किलोमीटर चलने आना। तो बैक पेन का बहुत गंदा इश्यू था, उसके लिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली थी उस टाइम पे, मतलब नेचुरल काफी सारी मेडिसिन ली थी, उसके यहाँ पे तिबेटन मेडिसिन भी मैंने ली। उसके बाद मैंने एक्यूपंक्चर वगैरह लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन योगा में आने के बाद सबसे पहला जो मेरा पेन गया वो बैक पेन। और बैक पेन जैसे ही गया मुझे लगा कि अभी बहुत सारी चीजें चेंज होती है। एक बैक पेन एक बॉदर करता है ना फिजिकली आपको, आप कुछ सोच ही नहीं सकते लाइफ में कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा दिन पकड़ के बैठे रहो। हाँ। सबसे पहले वो गया। हम्म। दूसरा पेशेंस। पेशेंस नहीं था मेरे में, हर चीज शुरू करता था मैं जल्दी से खत्म कर लेता था, तो वो पेशेंस नहीं था, तो वो पेशेंस आना शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हम एक ही पोज को हजारों हजारों बार तक करते हैं ना, तब जाके वो पोज में परफेक्शन आता है ना। करेक्ट। तो ये जो स्थिरम सुखम आसनम ऐसे ही नहीं आता, वो हजारों बार तक हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। अगर सूर्य नमस्कार किया है तो हम 108 108 सूर्य नमस्कार हम हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं, तब जाके सालों के बाद हम उसके आसनों में प्रॉपर बैक बेंडिंग होता है, प्रॉपर फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, प्रॉपर हिप ओपनिंग, हर चीज प्रॉपर तब जाके ठीक होती है। तो आसनों की वजह से ये चीज में पेशेंट बनना शुरू हुआ, थोड़ा शांत हुआ। पहले मैं अग्रेसिव बहुत ज्यादा था। अग्रेसिव किस चीज में? जहाँ पे एनिमल क्रूअलिटी हो रही है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वहां मैं अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं बहुत गंदा बोलता था, इतना गंदा बोलता था कभी कभी तो 4 दिन बाद मुझे ही पढ़ के ऐसा लगता था आय है कैसे क्या बोल दिया मैंने, क्या। ये तो मैंने ही वो सारी बोला चीजें ये, हाँ, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी खुद की पोस्ट देखता हूँ, आज से 5-6 साल पहले की पोस्ट देखता हूँ और उसमें कमेंट देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब डिलीट डिलीट करो सारी जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत अजीब गरीब चीजें लिखता था, अजीबो गरीब चीजें बोल देता था लोगों को। और उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव था, बहुत एनिमल एक्टिविज्म में भी बहुत बहुत चीजें हुई है, ऊपर नीचे बहुत ही एक्टिवली मैं रेस्क्यू वगैरह करता था उस टाइम पे ना। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठंडी हो गई, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरा वे कौन सा है। अगर मैं प्रेम के रास्ते से जाके नहीं समझाऊंगा ना, वो होता है ना एक सेल्फ रियलाइजेशन, अगर वो नहीं है तो सामने वाला इंसान नहीं समझेगा। अगर कोई इंसान क्रुएलिटी कर रहा है ना, अगर मैं उसको गाली दूंगा ना, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आपने गाली दे दी, उसने सुन दी, उसने सामने गाली दे दी और वहां पे चीज खत्म हो गई। लेकिन वो जो बदलाव लाना चाहते थे ना, वो बदलाव नहीं आने वो वाला। नहीं आएगा। तो वो बदलाव सिर्फ प्रेम से आएगा, और वो प्रेम और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, अगर वो रियलाइजेशन इंसान खुद रियलाइज नहीं करेगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर वो सारी सकते। चीजें अपने आप ही, थोड़ी काफी ऐसे थॉट थे वो अपने आप ही वैनिश हो गए, और अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं रह गया। वो जो कई बार होता है ना कि हम, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर हमारे थॉट कुछ ऐसे हैं तो हम वो ही हम बन जाते हैं, तो वो जो थॉट थे वो वैनिश हो गए। अभी मुझे लगता है अभी मैं जो हूँ वो मैं वही हूँ, ऐसा, इस तरह Nice. से। अच्छा, आपने जो, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप पहले कॉलेज में थे तो लगता था कॉलेज खत्म हो जाएगा तो फ्रीडम मिलेगा, फिर जॉब खत्म हो जाएगा तो फ्रीडम मिलेगा, ये हो जाएगा तो ये, मतलब हम सभी सोचते हैं ना, हमें बचपन से यही बताया जाता है कि बस कॉलेज स्कूल कर लो, 12th कर लो, तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट, कॉलेज कर लो फिर लाइफ सेट, जॉब कर लो लाइफ सेट, शादी कर लो लाइफ सेट। बट वो दिन कभी आता नहीं है लाइफ सेट वाला। तो अब आपके मीन्स से मतलब वो फ्रीडम एक्चुअली उसका मीनिंग क्या निकल के आया ये पूरे पूरे लाइफ में जो अपने एक्सपीरियंस किया? जब मैंने ये टैटू बनवाया था, ओके, हम्म। जब मैंने ये टैटू बनवाया था फ्रीडम का, हम्म। उस टाइम पे मेरी जो फ्रीडम की डेफिनेशन जो थी मेरे माइंड में वो बहुत ही ब्रॉड थी, सॉरी बहुत ही नैरो थी। नैरो थी। तो उस टाइम पे जो वो डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है। अगर आप किसी बंधे हुए कुत्ते को पूछोगे तो उसके लिए फ्रीडम बस इतना है कि भाई पट्टा खोल दो कोई, मैं भाग जाऊं यहाँ से। ओके। हम्म। एक पैरट है, जो पैरट पैरट की जिंदगी 30-30 साल जीते पैरट्स, ओके, लोगों ने जो कैद करके रखे होते हैं ना अपने घर में, वो सोचो वो उड़ना भी भूल जाता है। तो अगर उस पैरट को कोई पूछे तो उसका बस इतना है कि बस एक बार खोल दो भाई, मैं भाग जाऊं यहाँ से, उड़ जाऊं यहाँ से, क्योंकि उसको आजाद होना है। ठीक है, तो सबकी फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे मैं स्कूल में था, मुझे फिजिक्स और ये मैथ से फ्रीडम चाहिए थी, तो उस टाइम पे मेरी फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और थी। कॉलेज में आया, मुझे कुछ टीचर से छुटकारा चाहिए था, तो वो उस टाइम पे मेरी फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और थी। ऐसा धीरे धीरे हर जगह पे फ्रीडम की डेफिनेशन मेरी बदली। लेकिन योगा में आने के बाद कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लगता है, इवन श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा था कि टू अटेन फ्रीडम यू हैव टू फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर्स एंड एवर्जन्स, ऑल द रागास एंड द्वेषास। ओके। तो अगर आप, जब तक आप रागा द्वेषा से आप मुक्त नहीं होते तब तक आप फ्री हो ही नहीं। ऐसा, अगर मेरा एक लड़की से झगड़ा हो गया था कुछ साल पहले की बात है। उस टाइम पे मुझे पता था, लेकिन मैं खुद इतना समझदार नहीं था, क्योंकि मैंने भी कमेंट ऐसी कर ली। तो वो लड़की ने कुछ पोस्ट किया था, उसने लिखा था कि उसने लिखा था कि रात को 2 बजे पोस्ट डाली थी
कि मैं माणिक चौक जा रही, माणिक चौक हमारे अहमदाबाद में एक मार्केट है जहाँ पे पूरी रात खाना पीना मिलता है। तो बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू माणिक चौक टू हैव पिज्जा, टू ईट पिज्जा हम्म। विथ माई बडीज एंड सी हाउ फ्री आई एम। रात को 2 बजे भी मैं मतलब घूम सकती हूँ, पिज्जा खाने के लिए घर से जा सकती हूँ। तो मैंने उसको लगा कि यू आर नॉट फ्री, यू आर स्लेव ऑफ योर टंग, यू आर अ स्लेव ऑफ योर टेस्ट बर्ड्स, राइट। कि तू करेक्ट। रात को 2 बजे भी अपने टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, तेरे को भागना पड़ रहा है यहाँ से। तो मेरा थोड़ा सा बहस हो गया था, लेकिन वो चीज सही है, क्योंकि हम जब तक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अभी इस टॉपिक पे बात कर सकूं, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूँ। और इस प्रैक्टिस अभी मैं इस पे भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ ऐसे हम्म। करके, कि जहां तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितनी भी इंद्रियां हैं, हम अगर वहां पे कंट्रोल नहीं, तब तक आप फ्री नहीं हो, राइट। कोई बोलता है कि जब आप पैसे कमाने लग जाते हो तो आप फ्री हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाएगी, लेकिन इमोशनल फ्रीडम का क्या, राइट। तो आप जब तक इमोशनली डिपेंडेंट हो किसी पे, तो तब तक तो आप फ्री नहीं हो ना। कि करेक्ट। हमारी वो डिपेंडेंसी खत्म ही नहीं हो रही ना, हमारी डिपेंडेंसी कहीं पे मतलब हर हर जगह पे हम डिपेंडेंट है। खाना है तो अभी सिंपल सा मैंने स्प्राउट्स बना रखे थे, मेरा खाना बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है मैंने। हर चीज में बहुत ही लिमिटेड खाना, मतलब जैसे कि 2 साल से मेरा डाइट सिंपल है, बहुत ही प्लेन और बहुत ही सिंपल डाइट है, वही चीज फॉलो करता हूँ, क्योंकि रोज मुझे सोचना नहीं है कि अच्छा आज क्या बनाऊं। मेरा रोज सुबह ओट्स पोरेज होता है, रोज दोपहर को सब्जी रोटी या दाल चावल इस तरह की चीज होती है, और रोज रात को या तो सूप होता है या दलिया होता है, खिचड़ी होती है, सिंपल इस तरह की चीजें। कभी कभी स्प्राउट ऐड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अभी इतना सोचेंगे, जैसे कि कोई बोलता है यार डोसा कल ही तो बनाया था, आज पाव भाजी, इतने सारे सोचोगे तो फिर आप कैसे, मतलब ना वो खत्म ही नहीं होगा, आपको कब का टाइम और उसमें ही कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा टाइम। उसके बाद पहनने की बात, फैशनेबल होने की बात थोड़ी, तो उसमें भी हम लोग कितने सारे कपड़े, कितनी सारी ज्वेलरीज और कितने सारे मेकअप और परफ्यूम्स और बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे जूते होते, वो भी मैंने धीरे धीरे कम करना शुरू किया। वो सारी चेंजेस है आश्रम के बाद। क्योंकि मैंने बोला इंसान अगर पूरी जिंदगी कपड़े ही सिलेक्ट करता रह जाएगा तो और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कब करेगा। तो सबसे पहले मैंने घड़ी बड़ी उतार के फेंकी, उसके दिन से मैंने कभी घड़ी नहीं पहनी, क्योंकि देखना है तो अभी फोन यूज कर रहे हो ना, फोन में देख लेना करके। अभी घड़ी देखनी है, अभी अच्छी नहीं है, खराब हो गई है तो नहीं लेनी है, पावर सेल उसका खत्म हो गया तो नया डलवाना, क्यों अननेसेसरी ड्रामास क्यों खुद ही क्रिएट करना है, राइट। कपड़े भी अगर हम अलग अलग कपड़े को, इस कलर के नीचे ये पैंट नहीं जाएगा, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, तो हम इतना क्यों एनर्जी वेस्ट करना। तो फिर मैंने कपड़े भी सारे व्हाइट ही पहनना मोस्टली शुरू कर दिया। तभी मेरा जो वार्डरोब है वो मोस्टली व्हाइट कपड़े से भरा हुआ है। मैं रिसेंटली में जब ऋषिकेश से आया, मैं इतने सारे कपड़े वहां पे मैं किसी को दान दे के आया, क्योंकि इतना सारा रखना ही नहीं है, रखोगे तो इतना सारा पोजीशन होगा तो टेंशन होगी ना, वो भी छोड़ दिया धीरे धीरे। तो अभी अभी ये सारी चीजों पे थोड़ा सा काम करेगा। अभी मेरे लिए फ्रीडम यही है कि जो ये डिजायर अवेरिजन वाली जो चीज है ना, उसको बस थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उसको कंट्रोल करके एटलीस्ट हम जितना है उसमें खुश रहे, मिनिमलिस्टिक रहे थोड़ा सा। तो यही फ्रीडम है, क्योंकि जब तक आप चीजों के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, प्यार के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, पैसों के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, तब तक आप रियल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते, राइट। एक्चुअली। तो नीरव, जैसे हमें पता है कि आप घर से तो निकल चुके हो और अभी आप रहते हो नेचर के बीच में। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हैं? क्योंकि देखो, हम भले ही बोल देते हैं कि हाँ चलो सिटी छोड़ के चले जाते हैं, बट इट्स लाइक कि कोई भी इंसान 5 दिन 10 दिन 1 महीने का ट्रिप मैक्सिमम कर लेगा, बट उसके बाद सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, बट हाँ ये होता है कि सर्वाइवल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, बिकॉज सिटीज में बहुत ज्यादा कंफर्ट है। वो सब कंफर्ट आपको वहां पे रिमोट एरियाज में, आइसोलेटेड एरियाज में नहीं मिलेगा। तो आप कैसे डील करते हो इतनी सारी चीजों के साथ? कि क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे इतने शॉपिंग मॉल्स तो नहीं होंगे कि कुछ भी आपको नहीं है। कुछ भी, तो आप बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती होंगी। तो क्या है वो डिफिकल्टीज जो आपको फेस करनी पड़ती है, जो आपको शायद सिटी के कंफर्ट में नहीं फेस करनी पड़ती, और कैसे आप डील ओके। करते हो उसके साथ? सबसे सबसे पहली चीज जो इंसान को गलत फहमी है वो ये है कि वो नेचर से कुछ डिफरेंट है। हम खुद हम ही नेचर है, ठीक है। अगर ये चीज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तभी सारी डिफिकल्टीज अराइज होती है, क्योंकि आप आए हो नेचर के कोख से ही आए हो, और भूलने भी वाले लास्ट में वहीं पे जाने जाके आप खाक मिलने भी वाले हो, ठीक है। तो जो बीच का जो फेज है आपका, जो जन्म और मरण के बीच में के जो फेज है, तो आप अपने आप को नेचर के अगेंस्ट में क्यों लेके जाते हो। पहली चीज इंसान ने जो की वो सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि उसने खुद को नेचर के अगेंस्ट खड़ा किया, जबकि वो खुद नेचर है, लेकिन उसने खुद अपने ही नेचर के अगेंस्ट में वो खुद खड़ा हुआ, ठीक है। राइट। तब जाके अभी उसको नेचर कुछ अलग लग रहा है। अभी देखिए, हम चिड़िया देखते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि ओ कितना अच्छा इंसान है, जी। इतना अच्छा क्रिएचर। हम एक दिमाग से निकलता है कि नेचर नेचर कितना खूबसूरत है ना।
अगर हम स्नेल देखते हैं तो हम बोलते हैं नेचर कितना खूबसूरत है। अगर हम चंद्र चंद्र देखते हैं, सूर्य देखते हैं, अगर अच्छा सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, तो हम बोलते हैं नेचर कितना खूबसूरत है। बटरफ्लाइज उड़ रहे होते हैं, हम बोलते हैं नेचर कितना खूबसूरत है। हम इंसान को देख के ऐसा क्यों बोलते हैं, "हाय, ये क्या आ गया, ये क्या है भाई"? है ना? क्योंकि हमने हमने इंसान को या हमें खुद को हमने एज ए नेचर कभी ट्रीट किया ही नहीं। हमने अपने आप को नेचर नेचर का हिस्सा कभी माना समझा। ही नहीं। हमने नेचर को हम हमेशा अलग ही समझा कि हम कुछ अलग है भाई, सुपीरियर, नेचर कुछ सुपीरियर अलग ही है ना? समझाएंगे हम, नेचर से सुपीरियर सुपीरियर। समझा है, सुपीरियर समझा है, यस। हमने नेचर का हिस्सा नहीं समझा है, राइट। एक मैंने बीच में एक मीम पढ़ा था कि जिसमें एक इंसान डॉल्फिन को पूछता है कि तू सबसे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है, तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा फंक्शन करता है, तो तुमने क्या उखाड़ लिया ऐसा? तो वो डॉल्फिन आंसर देती है कि हाँ, तू इतना इंटेलिजेंट क्रिएचर है दुनिया का, तभी तो तू पैसा देता है इस दुनिया में रहने के लिए। तू अकेला क्रिएचर ऐसा है पूरी पूरी दुनिया में कि जो इतना स्ट्रगल करता है, पैसा देता है, और उसके बाद जीता है। हम लोग फ्री में जीते हैं यहाँ पे, राइट। ऐसा तो बस ये बात है। और नेचर कुछ ऐसा हमने अलग किया है, बाकी कुछ अलग चीज है नहीं नेचर कुछ ऐसे। तो आपको डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है, मतलब क्या डिफिकल्टी कुछ चीज? भी नहीं। कुछ भी नहीं। डिफिकल्टी कुछ भी नहीं। डिफिकल्टी डिफिकल्टी वहां आती है जहाँ पे, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, डिफिकल्टी वहां पे आती है जब आपकी डिमांड्स होती है बहुत ज्यादा। अगर आप डिमांड्स नहीं रखोगे, जब आपका डिजायर नहीं होगा, जब जब आपका एवर्जन नहीं होगा, तो आप एडजस्ट कर ही लोगे वहां पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स अगर चाहिए तो मुझे 6-7 किलोमीटर नीचे की तरफ जाना पड़ता है, वहां से मुझे सब्जी लेनी होती है, फिर वहां से मैं लेके ऊपर आता हूँ। मेरे पास फ्रीज वगैरह नहीं है, यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे। पर सब्जी आप ज्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे, एक दिन की सब्जी लाओगे, आप बनाओगे, दूसरे दिन वापस नीचे जाना है, वापस लेके आना है, राइट। यहाँ से गांव से बस एक दो बस जाती है अगर कहीं जाना है तो बाकी के सारे टाइम चल चल के ही जाना होता है हर जगह पे। अभी देखो जैसे कि आज ही मैंने पोस्ट की थी कि पिछले 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से बिल्कुल धूप नहीं निकली है, तो घर में हर चीज पे फंगस लगना शुरू हो गया। सब्जियों में फंगस लग गया, कपड़ों में फंगस लग गया, लकड़ियों की चीजों में फंगस लग गया, इवन मेरी बुक्स पे फंगस लगना शुरू हो गया। लॉकडाउन भी जब था, लॉकडाउन में जब बाहर चीजें नहीं भी मिलती थी तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता था। यहाँ आसपास इतनी सारी वाइल्ड चीजें ग्रो करती है ना, अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप वहीं से चीजें उठा उठा के खा सकते हैं आराम से। आपको बाहर मॉल में जाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर देते हो ना, तो आप कहीं पे भी एडजस्ट कर लोगे, ऐसा। तो अभी ऐसा घर से मुझे बोलते हैं कि तुझे ढोकला याद नहीं आता क्या? मैंने बोला नहीं आता। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना खाना पीना कुछ, और ये सारी चीजों में मैं पीछे समय व्यर्थ नहीं करता अभी मैं। नाइस नाइस। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट देखी है बहुत बार कि आपकी पोस्ट में पहाड़ के ऊपर आप हो, वहीं पर आप आग जला रहे हो, वहीं पे चाय बन रही है, वहीं पर ही कुछ पक रहा है। तो ऐसी मैंने बहुत बार पोस्ट देखी है आपकी। तो न्यूट्रिशन कैसा है आपका, मतलब खाना पीना कैसे, आ, आप क्या आ, 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 चीजें बनाते मैं मुझे बस इतना इतना पता है कि जो चीजें फ्रेश है उसको खानी है, जो चीज पैकेट से आती है उसको नहीं खानी है। हो? अच्छा। जो चीज जानवरों से आती है उसे नहीं खानी है। मैंने कभी अंडा छुआ नहीं है, कभी नॉनवेज छुआ नहीं है, तो वो सारी चीजें मैं नहीं लेता हूँ। जानवरों से आती है वो चीजें मेरे लिए नहीं है। तो जितनी प्रकृति से आती है और जितनी फ्रेश है वो मेरे लिए है, तो बस उस हिसाब से मैं खाता हूँ। सिंपल सी रोटी में रागी ज्वार और गेहूं की मिक्स आटे की रोटी प्रीफर करता हूँ। यहाँ के पहाड़ी राइस बहुत अच्छे होते हैं, तो पहाड़ी राइस वो खाता हूँ। पहाड़ी राजमा भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, कश्मीरी राजमा टेस्टी होते हैं, तो वो सारी चीजों में प्रोटीन भी बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन होता है, वो मैं ले लेता हूँ। उसके अलावा स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स खा लेता हूँ। बाकी सारी चीजें मैंने बाहर उगाई हुई है। यहाँ पे जब मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पीछे, मतलब अगर मैं अपनी विंडो खोलता हूँ ना, तो पीछे खेती खेत है सब, और पीछे पहाड़ है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहां पे मैंने सारी चीजें, काफी सारी चीजें उगा के रखी हुई है, तो वहां से चीजें मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ काफी। अरबी के पत्ते से लेके दुनिया भर के फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें बाहर ही लगी हुई रहती है, तो वो सारी चीजें आ जाती है। तो इतना मैं ज्यादा डाइट को लेके इतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि भूख लगी है तब खाना है, भूख नहीं लगी है तब नहीं खाना है। मतलब जो फॉल्स हंगर होता है उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। तो मेरा खाना 3 टाइम होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है, एक डिनर होता है। उसके बीच में मेरा जो अननेसेसरी स्नैकिंग वगैरह जो करते हैं ना लोग, वो मैं नहीं करता। भूख होती है तब तक मैं खाता हूँ। एक आयुर्वेदा का रूल है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट में जितना आपका जगह है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। उसमें से 2 पार्ट आप खाने के साथ भरो, एक पार्ट पानी के साथ, और एक हवा रहने दो खाली। ऐसा तो मैं बस वो लॉ फॉलो करता हूँ। पूरा यहाँ तक गले तक आ गया तब तक नहीं खाता, ऐसा। तो बस वो चीज रहती है। और जब मैं खाना खाता हूँ तो उस टाइम पे फिर मैं
ऑयली, हाँ ऑयली में ज्यादा नहीं लेता। ऑयल में यहाँ पे रहता तो मस्टर्ड ऑयल यूज करता हूँ यूजुअली। रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करते हम। और इसके अलावा बस वही घर का खाना, सिंपल देसी, और कुछ ज्यादा नहीं। नाइस नाइस। अच्छा तो अभी मैं गोवा एक गोवा में था तो मैं वहां पे कोकोनट ऑयल की चीजें ज्यादा यूज करता था, क्योंकि जहाँ का जो होता है ना स्टेपल फूड, और जहाँ का ऑर्गेनिक, जैसे कि कोकोनट, वहाँ गोवा में सबसे बेस्ट, गोवा में कोकोनट मिलते थे मुझे। तो कोकोनट से जितनी भी चीजें आती थी, कोकोनट की मलाई आती थी, कोकोनट मिल्क आता था, कोकोनट शुगर आता था, कोकोनट ऑयल आता था, वो सारी चीजें मैंने भरपूर यूज की उस टाइम पे वहां पे। तो यस, इसके अलावा तो अल्टीमेटली गोल क्या है आपका लाइफ में अब? टू बी हैप्पी एंड टू मेक पीपल हैप्पी, बस सिंपल है। नहीं क्योंकि हाँ, बिल्कुल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यस। क्योंकि अगर अगर मैं ये बात बोलूंगा ना, तो मेरा एक दोस्त बोलेगा कि अच्छा तुम्हें तो योगशाला खोलनी है, अपनी योगा आश्रम खोलना है। तो बिजनेस वो सारी करना चीजें, है। बिजनेस नहीं, लेकिन हाँ, अम, एक कुछ सोचा हुआ है छोटा बहुत, लेकिन वो पर्पस नहीं बोल सकते। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी इंसान गोल्स बनाता है। अभी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, कि ऐसे गोल्स नहीं है, जैसे कि एक इंसान पहले सोचता है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर वो हम्म। बड़ी गाड़ी के लिए अपना गोल सेट करता है कि ओके, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, तो फिर वो गाड़ी के लिए भागना शुरू करता है। फिर वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो गाड़ी लेता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर गाड़ी लेके 4 दिन के बाद सोचता है कि अभी क्या, वो गोल तो खत्म हो गया ना, अभी जीने का तो गोल, अभी क्या, आगे क्या। फिर सोचता है गाड़ी को मैं मोहल्ले में थोड़ी खड़ा करूंगा, तो फिर उसके लिए फिर वो सोचता है कि अभी मुझे गाड़ी नहीं लिया, मुझे बंगलो भी लेना है, ताकि मैं अपनी गाड़ी सेफली पार्क कर सकूं, राइट। फिर वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो बंगलो लेता है। फिर वो बंगलो लेता है, उसके बाद गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाती है। फिर सोचता है कि यार अभी इतना बड़ा बंगलो ले लिया, अभी हाँ इसको संभालेगा कौन, इसको देख रेख कौन करेगा। तो नौकर चाकर तो रखता है। फिर उसका गोल होता है कि शादी करनी है, फिर वो शादी करने के लिए जाता है, फिर वो अच्छी वाइफ ढूंढता है, फिर वो शादी करता है। फिर उसका पूरा प्रायोरिटी शादी, अपनी वाइफ हो जाती है। उसके बाद वो शादी कर बच्चे। लेता है, फिर उसका वो भी हो गया, फिर 1-2 साल में उसको चाहिए बच्चे, फिर उसका गोल होता है बच्चे चाहिए मुझे। फिर 1-2 साल में बच्चे आ गए, फिर उसकी पूरी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी बच्चों की तरफ। उसके बाद वो बच्चे बच्चे हो आ गए, गए। फिर उसके जो ड्रीम्स थे, अपने जो खुद के ड्रीम्स थे, वो कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के लिए जीना शुरू करता है, फिर वो बच्चों के लिए ड्रीम्स देखना शुरू करता है, मेरे बच्चे को मैं ये बनाऊंगा, मेरे बच्चे को मैं वो दिलाऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। और पूरी जिंदगी वो अपने बच्चों के पीछे लगा देता है, वो वहां शांति से नहीं बैठता है। उसका गोल खत्म नहीं हो रहा है वहां पे। उसके बाद उसका सपना है कि उसके बच्चे को अच्छी सी वाइफ मिले, लड़का है तो वाइफ मिले, और उसकी शादी हो जाए धूमधाम से, और उस शादी में नाचू, बहुत सारा लोगों को बुलाओ, ये उसका वो चलता गोल रहे, होता है। चलता वो रहे। भी कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनना, वो हुआ उसके बाद उसका है कि उसके भी बच्चे हो, क्योंकि मेरे को तो खेलना है, अभी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मेरे को अपने पोते पोती के साथ खेलना है। फिर वो उसका ड्रीम होता है। फिर वो उससे पोते पोती के साथ खेलने के लिए वो प्रेशर और भी डालना शुरू करता है बच्चों पे, फिर उसके पोते पोती आते हैं। फिर वो पोते पोती के साथ खेलना शुरू करता है, फिर वहां पे उनके सपने कि अभी उनको क्या बनाना है करके, ओके। फिर पोते पोती को बड़ा करता है, बड़े हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जब वो मरने के भी दिन होते हैं ना, तब भी उस इंसान को शांति नहीं होती, तब भी वो क्या बोलता है पता है, बस अभी इनकी पोते की शादी हो शादी हो जाए। जाए, मैं देख के ही मरूं, मतलब ऐसे करके ना, बस शादी देख जाओ एक बार। बिल्कुल। तो इंसान वहां पे भी चुप नहीं होता, मतलब वो खत्म ही नहीं होता है। तो ऐसे गोल नहीं है, क्योंकि इस तरह के गोल कभी खत्म ही नहीं होते। तो इंसान का गोल होना चाहिए खुश रहना और लोगों को खुश रखना। और अगर उसके लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो फिर वो भी नहीं टिकेगा, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है, वो चीज कहीं ना कहीं जाके खत्म होएगी ही होएगी। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी खुशी किसी चीज पे या किसी इंसान पे अगर डिपेंड। आधार करती है ना, तो डिपेंड करती है, तो फिर वह वहां जाके आपका सत्यानाश होगा ही होगा। तो आप चाहे आपके पास हो या ना हो, स्वामी शिवानंदा की एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था कि आपके पास बड़ी सी गाड़ी हो तो गाड़ी में घूमो, ऐसा नहीं कि गाड़ी में घूमना पाप नहीं, पाप है। गाड़ी में घूमो, लेकिन जिस दिन वो गाड़ी छीन जाए, जिस दिन वो गाड़ी छीन जाए, उस दिन ऐसा मत बोलना कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन पैर है आपके पास, पैर से चलना, है ना। एक मैंने एक और कहीं पे जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ, ओके। एक बंदे ने, एक आदमी ने घर पे पार्टी थ्रो की, और बहुत सारे लोग आए। सबने पूछा कि किस चीज की पार्टी है, इसने बताया नहीं। फिर सब लोग आए, सब लोग दारू पी रहे, सब लोग मजे कर रहे, चिल कर रहे, डांस कर रहे, और डांस करते करते किसी ने पूछा अब तो बता कि किस चीज की पार्टी है। तो बोलते यार सुबह ना मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और मेरी गाड़ी जो थी ना, मेरी जो फरारी, वो पूरी मतलब गई, मतलब पूरा छुंदा हो गया उसका गाड़ी का। डैमेज। तो सब लोग स्टॉप कर लेते एकदम से, बोलते कि तो तू इसमें हंस क्यों रहा है, इसमें खुश क्यों रहा है, इसमें पार्टी क्यों दे रहा है। यार बोले इसमें है ना, एक्चुअली जो ड्राइवर जो था ना, वो बच गया, ऐसा। तो बोलता है तो बोलते वो ड्राइवर मैं ही था, ऐसा। तो मैं इसके लिए खुश हो रहा हूँ कि मैं बच गया।
तो मेरे लिए दुखी होने की वजह नहीं है कोई, कि मैं बच गया वही सबसे बड़ी बात है ना। अगर मैं दुखी होने बैठूंगा कि गाड़ी गई क्या, मैं चला जाता तो क्या करता, गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, है ना। सही। तो इंसान वो होना चाहिए। अब हम इन चीजों की वजह से खुश रहना छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो जब छोड़ेंगे ना तभी इंसान रियल सेंस में वो फ्रीडम अचीव करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मतलब यस। जैसे आप तो इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करके और ये सब चीजें करके आप आ गए हो, अब आपका मैसेज क्या है हमारे जैसे लोगों के लिए जो कहीं जा नहीं सकते, बट हाँ दे एक्चुअली वांट रियल एसेंस फ्रॉम द लाइफ, तो अब वो क्या करें, स्पेशली जो योगा बिगनर्स है, क्योंकि बिगनिंग में आई नो की प्रॉब्लम आती है कि जब आप वर्ल्ड में रहते हो, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, बहुत सारी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपकी प्रैक्टिस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके योगा पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कैसे डील करें इन चीजों के साथ? अब इसमें ना एक ही चीज है, या तो जो कर रहे हो उसको पसंद करो, या जो जो पसंद है वो करो। अगर ये आपने ये चीज कर ली तो आई थिंक बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ऐसा अगर आप पसंद नहीं कर रहे हो तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इतना कुछ सोचोगे, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ तक रास्ता दिख रहा है, आप वहां तक तो चलो, वहां तक चलोगे तो आगे का रास्ता भी आपको दिख ही जाएगा। अभी भी मेरे के इतने फ्यूचर प्लान्स नहीं है। मैंने शुरू किया था, मैंने एक ही स्टूडेंट से शुरू किया था। एक स्टूडेंट थी हरियाणा से स्टूडेंट थी। उसने बोला सर आप सिखाना शुरू करो। मैंने बोला मैंने ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ा है। बोले कोई बात नहीं, अब शुरू करो। मैंने शुरू किया। दूसरे दिन दूसरी स्टूडेंट मिली, तीसरे दिन तीसरा स्टूडेंट मिला। 4-5 दिन के अंदर 4-5 स्टूडेंट हो गए। मैंने वो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो धीरे 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 कहते हैं ना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी थोड़ी होती गई, और उसके बाद स्टूडेंट्स आए ऐड। ऐसे करके अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मेरे सुबह सारी बैचेस फुल रहती है, शाम को भी मेरी क्लासेस रहती है, ग्रुप क्लासेस रहती है, पर्सनल क्लासेस रहती है। इसके अलावा भी मैंने एक कंपनी के साथ टाई अप करा हुआ है, तो उनकी कुछ 200 एम्प्लॉयज है, उनको भी मैं योगा सिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ में होम्योपैथी, जो यस बहुत सारे लोगों को है कि मैंने होम्योपैथी छोड़ दी, मैंने होम्योपैथी छोड़ी नहीं है। मैंने सिर्फ वो लाइफस्टाइल को गुड बाय किया है। अभी भी मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, अभी भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, अभी भी मैं केसेस देख रहा हूँ, अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं मेडिसिन देके ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्लिनिक में बैठूंगा, चेयर पे बैठूंगा और वो वाले डॉक्टर वाले चश्मे पहनूंगा, डॉक्टर वाले फॉर्मल कपड़े पहनूंगा तो ही मैं डॉक्टर, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरी प्रैक्टिस ऐसी ही चल रही है। तो मैं बहुत सारे अलग अलग टास्क में अभी भी चला हुआ हूँ मैं लेके। और नाइस। रही बात एडवाइस की, एडवाइस बस यही एडवाइस है कि डर मत जाओ इतना, क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट को मत खराब करो इतना ना, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है। कल 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 करके करते 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 हम आज क्यों खराब कर रहे हैं। आपको जो पसंद आ रहा है थोड़ा बहुत प्लान बनाओ, ज्यादा लंबा प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत छोटा बहुत प्लान बनाओ और एक बार चलना शुरू तो करो। राइट, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जंप ना करो तो एटलीस्ट वहां से चलना थोड़ा थोड़ा तो शुरू करो। तिरुपति तक तो आओ, वहां से धीरे धीरे करके आगे का रास्ता और क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा रास्ता। राइट। नाइस। तो ये एक एक बात मुझे यहाँ पे याद आ गई, रामकृष्ण की, मतलब मैं उन्हें बहुत पढ़ती हूँ, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि उनके पास जो लोग आते थे वो बोलते थे कि हम लोग तो इतनी पूजा पाठ करते नहीं है, तो मतलब हम तो फिर पापी हुए, हम तो बहुत सिनर हुए। तो वो बोलते थे कि तुम जिस चीज पे फोकस करोगे वही तुम बनोगे। सो इट्स लाइक अगर तुम बोलोगे कि बिल्कुल। मैं सिनर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो तुम पापी बनोगे। बट अगर तुम आप ही बार बार बनोगे। बोलोगे, हाँ, तो अगर तुम बार बार बोलोगे कि अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मैं पापी नहीं हूँ, तो फिर तुम वही बनोगे जो तुम बोल रहे हो बार बार। सो इट्स लाइक कि बिल्कुल। आपका आपका वो फोकस होना इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज बार बार रिपीट कर रहे हो वही आप बार बार बनते हो। सो इट्स वही आप बन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और बहुत जितनी चीजें सीखी है वो मोस्टली मोस्टली स्वामी शिवानंदा के आशीर्वाद से सीखी है। शिव जी के आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, तो ऐसे आगे और भी चीजें सीखेंगे। और बाकी योग ने जितना दिया है, आई थिंक अगर योग नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता, मतलब शायद अभी भी मैं अप डाउन ही कर रहा होता, ऊपर चढ़ के वापस गिर रहा होता। योग ने वो एक स्टेबिलिटी दी, एक स्थिरता दी है, वो स्थिरता के साथ अभी भी मैं चल रहा हूँ। और भगवान करेंगे आगे बहुत आगे जाएंगे अभी भी। बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी थी आपकी, मतलब जितना मैंने सोचा था काफी, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफी ऊपर थी। लाइक मुझे नहीं पता था कि इतना उतार चढ़ाव, इतनी सारी चीजें देखने के बाद आप ये तो एक्चुअली। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। अभी भी मैंने कोशिश करी है, जैसे कि अभी कितने बजे हैं, ओके 1 घंटा हो गया, देखो मैंने 1 घंटे के अंदर फिर भी बहुत शॉर्ट में बताया है। अभी अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा आई थिंक मैं इस पे पूरी किताब लिख सकता हूँ अब तक के एक्सपीरियंस की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ इंटरवल आया है।
अभी क्लाइमेक्स बाकी है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम का, उसके बाद किताब भी लिखेंगे, इसके बाद बट किताब भी आएगी। इट्स लाइक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे आपके बारे में लगी, इट्स लाइक कि आपने गिव अप नहीं किया। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर होती है ये चीज की गिव अप एटीट्यूड, इट्स लाइक कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने इतनी बिल्कुल। सारी चीजें फेस की, आपने गिव अप नहीं किया। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली अपने अपने फ्लॉज की, कि हाँ ये चीज हुई है एंड नाउ आई एम फेसिंग इट। क्योंकि ये चीज भी बहुत लोगों में नहीं होती है कि आपने कोई चीज गलती कर दी है, उसके बाद आप जाकर के सामने से कन्फ्रंट कर रहे हो अपने पेरेंट्स को कि ये हो गया है, अब नाउ आई एम टेकिंग दिस डिसीजन। ये भी हिम्मत बहुत कम अभी कुछ लोगों नहीं में। हो सकता। हाँ, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना यस, आई और गेस बहुत उसके बाद जरूरी हुआ अच्छा ना, हाँ आपने मुझे वो लास्ट क्वेश्चन याद आ गया, जो आपने बोला था कि क्या एडवाइस देंगे। एडवाइस सबसे पहली सबसे महंगी एडवाइस मैं देना ही भूल गया हूँ। सबसे महंगी एडवाइस ये है ना कि अपने सारे रिलेटिव्स को ना गोली मार दो। ये एडवाइस है सबसे पहली। क्योंकि आप कितने भी बड़े योगी बन जाओ ना, ये सच में बहुत ही अपने बहुत गंदे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यही रिलेटिव्स है जो एक नंबर के केकड़े जैसे होते हैं, सारे के सारे टांगे खींचने में लगे हुए रहते हैं। जब आपकी टांगे नहीं खींच सकते ना, तो जा जाके आपके पेरेंट्स को डिप्रेशन में डाल देंगे ये लोग। है। मेरे पेरेंट्स को बहुत टाइम लगा ये समझने में कि मेरा बेटा एक राइट पाथ पे है। क्योंकि एक टाइम पे तो उनको ऐसा लगता था यार क्या कर रहा है ये, मतलब आप मानोगे नहीं, घर छोड़े क्लिनिक छोड़े 2-2 साल हो गए थे, तब भी मेरे पापा को कोई पूछता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, जानबूझ के पूछता था, जबकि वो बंदा इतना स्मार्ट, वो मेरे को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसको पूछना है क्योंकि उसको जिंदगी में रस तो है नहीं, नीरस हो चुके हैं कंप्लीटली, क्योंकि और कोई गोल नहीं, हायर पर्पस है नहीं। तो क्या करेंगे, चुगलियां करेंगे। तो चुगलियां करने के लिए वो लोग जाते थे पापा के पास और बोलते थे आपका बेटा क्या करता, क्योंकि उनको जानना होता था कि आपका बेटा क्या करता, तो पापा की भाषा में जाना होता था। पापा बोलते, पापा भी मेरे खिलाड़ी, पापा बोलते हैं क्लिनिक पे बैठा है वो तो अपने बड़ोड़ा में। और वो बोलता है अच्छा, लेकिन फोटो तो उत्तराखंड की डाल रखी है। बोलते हाँ वो घूमने गया होगा, मतलब इस तरह का कॉन्वर्सेशन उनके बीच में हो रहा है, जबकि दोनों को पता है कि फैक्ट क्या है। तो उनको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगा, क्योंकि वो आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन टाइम टाइम के साथ उन्होंने आंसर देना सीखा। सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी को कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरी मम्मी इतना मस्त सा आंसर देती है कि अभी मुझे, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को आंसर देना आ गया है, लोगों को क्या आंसर देना। मम्मी को पता है कि बेटा अच्छा कर रहा है, कमा रहा है, अच्छे से खा रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला नहीं होता है। वो हम्म। अकेला होता है तो भी वो मजे में होता है, वो घर पे रहेगा उससे ज्यादा मजा अकेले रह के वो कर रहा है। तो मम्मी मम्मी अभी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो गई है, पापा भी टेंशन फ्री हो गए। पूरी फ्रीडम मुझे जितनी देनी थी उन्होंने वो दे रखी थी वैसे भी, तो सब ठीक है अभी ऐसा। लेकिन हाँ, ये रिलेटिव्स वाले एंगल को कभी आने मत देना, अगर आपको अपने ग्रोथ पे काम करना है ना, तो ये रिलेटिव्स वाली जो चीज है ना, इनको बीच में कभी मत आने देना, क्योंकि ये लोग ना कभी किसी का भला होते हुए देखेंगे या देख पाएंगे। तो अगर आप उनके अंदर अटक गए ना, तो फिर भूल जाओ, फिर भूल जाओ, फिर आप बैठे रहो वहां पे। लाइक अनअफेक्टेड रहो, मे बी आपको लोग कुछ भी बोले, आपको ज्यादा अफेक्टेड यस। होना नहीं चाहिए लोगों से। यस, अभी अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे भी मेरे खुद की सोसाइटी से, मतलब मेरे खुद की समाज से ऐसे कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है। क्योंकि क्या है ना कि फॉलो नहीं करोगे तो स्टोरी कैसे मिलेगी, पता स्टोरी नहीं कैसे मिलेगी तो चुगली चलेगा? कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा भाई साहब। है ना, तो ये चीज है। अगर उनको ब्लॉक किया जाए तो शर्म तो बेहद बेशरम, मतलब एक पूरी नाप दी उन लोगों ने। फेक अकाउंट बना के भी फॉलो करेंगे, फेक अकाउंट बना के देखना तो पड़ेगा भाई कि क्या करता है बंदा करके ना, क्योंकि हम तो क्या, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो शादी करके घर में बैठे हैं और घर पे बैठ के हम तो बस वही घर की बातें करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा एकता कपूर की सीरियल देख लेते हैं। और जिंदगी में पर्पस क्या है, हायर पर्पस तो कोई है ही नहीं, ना खुद का भला करना है ना किसी और का भला करना है। तो हम तो, हमारा कोई पर्पस नहीं है, तो हमारा पर्पस यही है कि चुगली करो और खुश रहो। ओह गॉड नीरज, नीरज बहुत ज्यादा मजा आया मुझे आपसे बात करके। और इट वाज लाइक धन्यवाद। मेरा बहुत ही अमेजिंग सेशन था ये, सबसे ज्यादा फनी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे थैंक यू, ज्यादा थैंक यू। लर्निंग। इट्स लाइक सब सारे एक्सपीरियंसेस, सारे इमोशंस मिक्स थे आपकी जर्नी में। एंड आई होप, बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। एंड आई होप कि थैंक यू सो मच। आप अगर बड़े भी हो जाओ बहुत ज्यादा, तो प्लीज मेरे इंस्टा लाइव पे जरूर आना। मैं बड़ा, मतलब मैं इतना ही होऊंगा, अब इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी मेरी। मेरी इतनी हाइट रहेगी। जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, आई एम श्योर कि आप बहुत ग्रो करने वाले हो। और इट्स लाइक इट्स अ जर्नी। तो सबकी अलग अलग जर्नी है। आई एम श्योर कि अब इट्स लाइक कि अभी जितना होना था वो हो चुका है। अभी नाउ यू हैव दोज एबिलिटीज ना कि यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस। एंड इवन इफ देयर इज समथिंग कि कुछ ऐसा आता है कि सो दैट इज ऑल्सो आई एम श्योर कि आप सिचुएशन से डील कर लोगे। बिकॉज इतना तो हम सीख ही जाते हैं, इतना सब चीजें देख कर के। ही रहे, कर ही रहे, अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आप कंप्लीटली स्टेबल हो, लेकिन
हाँ, अभी पता है कैसे डील करना है, अभी एटलीस्ट एक्सपीरियंस ने इतना तो सिखाया है कि डील कर लूंगा, कहीं पे भी जाना है, किसी भी सिचुएशन में जाना है, मुझे पता है कि मैं एटलीस्ट वहां पे हार नहीं मानूंगा, मुझे इतना पता है, अपने आप पे इतना भरोसा है। ये कॉन्फिडेंस रखना आप अपने अंदर, और प्लीज ऐसे ही रहना, इतना ही हम्बल रहना। मैं एक बार बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। पूछ लेती हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। वैसे तो आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन नहीं आया था है, चैट में, दैट वाज लाइक व्हाट हु इज योर मोटिवेशन। उसमें मोटिवेशन, मी माई सेल्फ। ये इसके लिए मुझे भी बहुत सोचना पड़ता है। नहीं, मैं खुद ही हूँ आई थिंक, क्योंकि ऐसा तो मतलब इतना कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने थॉट में, जितना मैंने अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड बना के रखा था, मैंने बस वही फॉलो किया और मैं वहीं पे हूँ अभी ऐसा। तो मैंने किसी को ऐसा पर्टिकुलर फॉलो नहीं किया, वैसे फॉलो तो बहुत लोगों को करते हैं, हम हर किसी से थोड़ा बहुत पॉजिटिव जो होता है वो लेते मोटिवेट हैं। हो जाते हैं। ऐसा हाँ, हर किसी से कुछ ना कुछ, कोई ना कहीं से तो मोटिवेशन हम लेते ही लेते हैं, प्रकृति से मोटिवेशन लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर एक इंसान का नाम लेना होगा तो आई थिंक ऐसा तो फिर कोई नहीं है, फिर मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने थैंक के यू लिए, सो इतने अच्छे मच। अच्छे सवाल थैंक यू, पूछने के थैंक यू, लिए। थैंक और थैंक यू सो मच वो सवाल ना पूछने के लिए कि आप शादी कब कर रहे हो, क्योंकि ये सवाल से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता ओके। कि जब आप इतने अच्छे कंपेनियनशिप में होते हो अपने खुद के साथ, तो उस वक्त आपको जरूरी मतलब जरूरत है लाइफ में किसी और कंपेनियनशिप की। सो बिल्कुल। मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक आपकी कितनी अच्छी ट्यूनिंग है अपनी खुद की लाइफ के साथ, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद तो गोल नहीं है मैरिज, इट्स मैरिज अगर है, हुआ तो हो गया, मतलब वो गोल नहीं होना चाहिए ऐसा कि हाँ भी हम तो इतने साल में एज मैरिज करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो हाँ, मतलब इट्स देखेंगे लाइक यार। वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए, इट्स लाइक फ्रॉम ट्रेंड नहीं फ्रॉम होना योर चाहिए। हार्ट। हाँ, आपके हार्ट से राइट। जो है, आपकी लाइफ में जो डेस्टिनी जो है, वो चीज आप फॉलो करो, rather than आप उस चीज को ट्रेंड अभी बना मेरे लो। पास करने को इतना कुछ है, आज भी मैं ये किताब लेके आया हूँ, मैं आज भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं मेरे पास, बहुत 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 लाइब्रेरी बन चुकी है। तो अभी मेरे पास करने को इतना कुछ है, अभी मैं चूहे पाल रहा हूँ, सोचो कुछ नहीं चूहे पाल रहा हूँ मैं। तो मेरे पास अभी करने को इतनी कुछ चीजें हैं, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो अभी शादी का तो डेफिनेटली टाइम नहीं है। तो आगे का आगे देखेंगे। करेक्ट। ओके। ठीक है, तो थैंक अभी यू, हम यहाँ थैंक से यू, विदा लेते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच।